हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है, जिससे क्या है मनुष्य, अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को कोई हानि हो या हानि होने की संभावना हो, या हानि हो या उससे हानि की संभावना हो, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। वह पदार्थ या वस्तुएं जिनसे प्रदूषण होता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो गया क्षयकारी प्रदूषक, दूसरा हो गया अक्षयकारी प्रदूषक। क्षयकारी प्रदूषक हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे घरेलू वहितमल, कूड़ा करकट और रद्दी कागज, ये हो गए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अक्षयकारी प्रदूषक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जैसे प्लास्टिक, डीडीटी, एल्युमिनियम, लोहा आदि, ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। प्रदूषण क्या हो गया, आज विश्वव्यापी समस्या बन गया है। प्रदूषण केवल पर्यावरण का ह्रास ही नहीं करता अथवा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न नहीं करता, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में राष्ट्रीय अर्थतंत्र को भी क्षति पहुंचता है। जो क्या है कि प्रदूषण केवल पर्यावरण को ही ह्रास नहीं करता या स्वास्थ्य संकट ही उत्पन्न नहीं करता। ये प्रदूषण के द्वारा क्या होता है, जो राष्ट्रीय अर्थतंत्र में जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उस राष्ट्रीय जो संपत्ति या जो धन कमाते हैं, उसको प्रदूषण को समस्या को सॉल्व करने के लिए उस धन का खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, अर्थतंत्र को क्षति पहुंचती है। प्रदूषण के कारण ही आज वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन परत क्षय, अम्ल वर्षा, अकाल, सूखा, बाढ़, भूकंप और वन्य जीवों का विलुप्तीकरण आदि परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदूषण के प्रकार, फर्स्ट हो गया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण धुआं है। शहरों में बसों, ट्रकों और वाहनों से निकलने वाला धुआं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बेंजीन नामक कार्बन द्रव्य भी वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। इसके कारण कैंसर जैसे रोग की संभावना बढ़ रही है। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है, कैंसर और बेंजीन जो निकलता है, कार्बन द्रव्य बढ़ता जा, जिसके कारण ये कैंसर जैसे रोग की संभावना बढ़ रही है इन चीज़ों से, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसे। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विद्यमान वन सुरक्षा, वन विनाश को रोकने वृक्षारोपण की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या, वन सुरक्षा, वो जैसे वन विनाश रोकने, जंगलों पर जो आग लगती है उसको रोकने, वृक्षारोपण की आवश्यकता है। पौधे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा साधन है। कम से कम 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जो कि अभी बहुत कम है, 23 या 25% के बीच है। इससे वायु प्रदूषण नियंत्रित तथा पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहेगा। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत मोटर वाहन है, अतएव जो CNG गैस है उसके जो ईंधन युक्त वाहन है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक वाहनों का क्या अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, जिससे क्या वायु प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। प्रदूषण से निपटने के लिए पूर्ण व्यवस्था के पश्चात ही उद्योगों के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके बाद हो गया जल प्रदूषण। जल के अभाव में इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जल ही जीवन है। 21st सेंचुरी का संकट जल संकट है। वर्तमान में जल के लगभग सभी स्रोत क्या हो चुके हैं, प्रदूषित हैं। जल प्रदूषण से तात्पर्य है बाहरी पदार्थों द्वारा जल स्रोतों का दूषित होना। जल प्रदूषण के प्रमुख कारकों में घरेलू व्यर्थ पदार्थ, बाहित मल, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशी पदार्थ, उर्वरकों के रासायनिक तत्व व पेट्रोलियम पदार्थ सम्मिलित हैं। जल प्रदूषण से अनेक रोग पैदा होते हैं, जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा पेचिस और यहाँ तक कि मलेरिया, जो कि गंदे पानी
गंदे गहरे पानी में पाए जाने वाले मच्छरों के कारण होता है। मलेरिया रोग जो होता है एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। अधिक मात्रा में क्या फ्लोराइड्स युक्त जल को लंबे समय तक पीने से क्या होता है, फ्लूओरोसिस नामक रोग हो जाता है। जापान में क्या हो गया, खाड़ी के जल में पारे Hg की उच्च सांद्रता होने के कारण वहाँ की जो मछलियाँ में क्या हो गया, मिनीमाता रोग हो जाता था, जिसके कारण क्या हो गया, उन मछलियों और उन्हें खाने वाले कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में गोमती नदी में लखीमपुर चीनी मिल तथा अन्य कारखानों के कारण पानी बहुत प्रदूषित हुआ है। दिल्ली, आगरा व मथुरा के शहरों में यमुना के प्रदूषण की स्थिति यह है कि यह नदी एक गंदा नाला बनकर रह गया है। जल प्रदूषण से समुद्री जीवों तथा जलीय पादपों को भी हानि पहुंचती है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सभी प्रकार के घरेलू और नगर निगम के सीवरों के गंदे पदार्थों को समुचित शोधन के पश्चात ही उसे जल स्रोतों में डालना चाहिए। घर के बेकार जल का उपयोग कृषि कार्य हेतु करना चाहिए। उद्योगों में विषैले पदार्थों के जल स्रोतों में निष्कासन के प्रति कठोर नियम होने चाहिए। प्रत्येक उद्योगों को अपनी गंदगी शोधन व्यवस्था खुद करनी चाहिए। मानक स्तर के कीटनाशकों का प्रयोग होना चाहिए। नदियों में मृत प्राणियों के शव फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। देश में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1977 लागू है। इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ साथ सभी लोगों का समुचित योगदान भी जल प्रदूषण की रोकथाम में वांछनीय हो। उसके बाद हो गया अब भूमि प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है या जिनसे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता या उपयोगिता नष्ट हो जाती है, भूमि प्रदूषण कहलाता है। भूमि प्रदूषण के कारकों में जीवनाशक रसायन, कृत्रिम उर्वरक, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। जीवनाशक रसायनों में कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवार नाशक आदि आते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा घातक रोगों में मुक्ति दिलाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरी ओर इनके असंतुलित प्रयोग से भूमि में कुछ तत्वों की अधिकता और विषैलापन हो जाता है। नगरों में सीवेज में विद्यमान फफूंदी, जीवाणु, विषाणु तथा भारी तत्वों का भूगर्भ जल तथा भूमि पर उगाए जाने वाले फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक कूड़े कचरे में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवशेष पदार्थों के निकास प्रबंध की एक गंभीर समस्या है। तो ये अवशेष पदार्थ क्रोमियम, मरकरी, लेड आदि भारी तत्वों से युक्त होते हैं जो कि विषैले होते हैं। भूमि प्रदूषण का एक अन्य स्रोत कूड़ा करकट भी है। इसके अंतर्गत कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, टिन आदि आते हैं। इसको नियंत्रित करने हेतु रासायनिक उर्वरकों, खरपतवारनाशी, फफूंदीनाशी या कीटनाशी रसायनों का प्रयोग कम करके इनके स्थान पर जैविक खाद, भू परिष्करण क्रियाओं को प्राथमिकता देनी होगी। प्लास्टिक, पॉलीथीन, टिन आदि को रिसाइकल करके इनका पुनरुपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक कूड़े कचरे से विषैले पदार्थ को अलग करके ही इनका निकास प्रबंध करना चाहिए। अब हो गया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एयर पॉल्यूशन की तीव्रता को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे डेसिबल कहते हैं। सामान्यतः 50-60 डेसिबल का शोर हमारे लिए सहनीय होता है। इससे अधिक तीव्रता का शोर मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित व्यक्ति की नींद में कमी, कार्य में अरुचि, क्रोध एवं मानसिक तनाव, बहरापन, सिर दर्द एवं रक्तचाप में वृद्धि आदि बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मोटर वाहनों में तेज आवाज़ वाले हॉर्नों पर प्रतिबंध
होना चाहिए। उद्योगों की स्थापना शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों से दूर किया जाना चाहिए। नगरों में ध्वनि विस्तारण यंत्रों की तेज आवाज़ को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है। 50 से 60 जो डेसिबल होता है उसे तो सैन्य होता है सैन्य है उस 50-60 डेसिबल शोर मार्ग क्या है सैन्य है, उससे अधिक तीव्रता मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, जैसे नींद न आना, कार्य में रुचि, क्रोध, मानसिक तनाव, बहरापन, सिर दर्द, रक्तचाप में वृद्धि, ये बीमारियां होती हैं ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण के बाद अब हो गया नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण मुख्य रूप से वायुमंडल में परमाणु बमों के विस्फोट व परीक्षण के द्वारा, परमाणु बिजली घरों के अवशिष्ट कचरे द्वारा एवं परमाणु संयंत्रों के रिसाव से होता है। प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क के खनन, संधारण, संवर्धन से लेकर संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र प्रक्रम में होने वाले परिवर्तनों की अवधि में अत्यधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ थोरियम, रेडोन 222 आदि बड़ी मात्रा में बनते हैं। नाभिकीय प्रदूषण के दुष्प्रभावों में जीन व गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव से गर्भाशय में शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, ल्यूकीमिया और अस्थि कैंसर हो जाता है। इसके अलावा असामयिक बुढ़ापा, स्नायु तंत्र में विकार, त्वचा का कैंसर, अपंग एवं विकृत संतानों का पैदा होना आदि भी प्रदूषण के ही प्रभाव हैं। अब हो गया नाभिकीय जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परमाणु बम या अन्य जो नाभिकीय बमों के निर्माण पर रोक लगाई जाए तथा परमाणु बिजली घरों से उत्पन्न कचरे को ऐसे क्षेत्रों में दफनाया जाए जहां से रेडियोधर्मी विकिरण द्वारा जीव जंतु, वनस्पतियों तथा मानव जाति को हानि न हो। रिएक्टरों से रिसाव, रेडियो एक्टिव ईंधनों का उपयोग, रेडियो आइसोटोप तथा विखंडित उत्पादों को बिल्कुल बंद करना चाहिए। सुरक्षा के उपायों को सख्ती से लागू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार के बारे में। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.